साथियों, आज हम मानव इतिहास के विकास क्रम पर बात करते हैं। इस थ्योरी को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। इसके पहले हमने प्रकृति के विकास क्रम का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी को पढ़ा दिया है। इसके पहले जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो थ्योरी है उसके दो वीडियो हैं, पहला भाग और पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। आपसे बहुत विनम्र अपील है कि दोनों हिस्सों को जरूर सुन लें, तभी आपको ये ऐतिहासिक भौतिकवाद अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो साथियों, अब हम ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, हम जो है मानव इतिहास के विकास क्रम को समझ रहे हैं। मानव इतिहास का जो वैज्ञानिक विकास क्रम है वो किस तरीके से हुआ है, उस पर हम विस्तारित चर्चा आज साथियों करेंगे। ये जो मानव इतिहास का विकास क्रम है, इसको हम अलग अलग तरीके से बहुत पीछे से चर्चा चालू करेंगे, ताकि हम पूरी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ये दुनिया कैसे पैदा हुई, वहाँ से चर्चा शुरू करते हैं। और फिर मानव कैसे पैदा हुए, व्यवस्थाएं कैसे पैदा हुई, इस तरीके से हम सीक्वेंस में बात करेंगे। इसके भी दो हिस्से होंगे, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, दो वीडियो बनेंगे। तो पहले इस वीडियो को सुने, इसके बाद से फिर एक दूसरा वीडियो बनेगा, तो उस वीडियो को सुनना है। सभी साथियों को इस बात का ध्यान रखना है। तो साथियों, दुनिया जो है लगभग 14 अरब साल पहले शुरू हुई, जिसको हम बिग बैंग की सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अरबों साल पहले पृथ्वी पे कुछ खास अणुओं की मिलकर के जीवन के पेचीदा संरचनाओं को पैदा किया। पहले चरण में छोटे छोटे कार्बन अणु पृथ्वी की गीले सतहों पर गैसों के संयोजन से बने। दूसरे चरण में इन्हीं अणुओं ने मिलकर जटिल कार्बन अणुओं का निर्माण किया। तीसरे चरण में इसमें सरल विभाजन द्वारा प्रजनन शक्ति आ गई, जो एक के दो हो जाते थे। हर हिस्सा अलग अलग प्राणी बन जाता था। इसके बाद चौथे चरण में प्रकाश संश्लेषण द्वारा न्यूक्लियो प्रोटीन और जटिल अणुओं का निर्माण हुआ। इनके विकास से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। पांचवें चरण में इससे अगले पतली झिल्ली में ढके एक कोशीय जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार रासायनिक शक्तियों के द्वारा पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। एक कोशीय जीवों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। क्रमिक विकास में पृथ्वी का संपूर्ण पदार्थ की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से मानव का जीवन और जो पदार्थ है, जो हम प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई। एक वैज्ञानिक विकास क्रम है जो हम आपको बता रहे हैं। ये सिद्धांतिक रूप से रिसर्चों द्वारा सत्यापित जानकारी है। अब हम मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। मनुष्यों की उत्पत्ति लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में बानरों के आरंभिक जीन्स ऑस्ट्रालोपिथिकस से शुरू हुआ था। 25 लाख साल पहले शुरू हुआ। 25 लाख साल पहले मनुष्य का मस्तिष्क केवल 600 घन सेंटीमीटर के थे, छोटे थे। आधुनिक प्रजाति का औसतन 1200 से 1400 घन सेंटीमीटर का मस्तिष्क है, जो ये प्रमाणित करता है कि इस मस्तिष्क के विकास से मनुष्य एक अलग तरीके की प्रजाति बना। दिमाग के अंदर बहुत सारी क्षमताएं पैदा हुई, जिसको सोचने, समझने, तर्क करने, जो भी मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ। इसीलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग हो गया, जागरूक हो गया। उसके आगे साथियों, लगभग 3 लाख साल पहले आग की खोज कर ली गई होगी। आग की खोज के बाद मनुष्य ताकतवर बन गया
अब वह पका हुआ मांस खाने लगा। ये विकास क्रम है साथियों। अब जो मनुष्य हुए वो अलग अलग तरीके से प्रकार के मनुष्य पैदा हुए थे। होमोसेपियन जो प्रजाति है लगभग 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में पैदा हो चुके थे। 1,80,000 साल पहले वहां से निकले। करीब 70,000 साल पहले होमोसेपियन पूर्वी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप में फैल गए। इस समय 4 प्रजाति का लेख मिलता है: होमोसेपियन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल्स। 4 तरीके की मनुष्यों की प्रजाति का लेख मिलता है। और विकास क्रम में बाकी प्रजाति लुप्त हो गई हैं, केवल होमो सैपियंस ही बचे हैं। और आज के समय में जो भी दुनिया में मनुष्य के रूप में हैं सारे होमो सैपियंस हैं। होमो सैपियंस के डीएनए में चिंपांजियों का डीएनए 96% मिला हुआ है। यह प्रजाति एक लंबे विकास क्रम में पैदा हुई है और इससे ये भी साबित होता है कि बंदरों से मनुष्य का विकास हुआ है। बहुत विकास क्रम में बंदर का विकास हुआ है और बंदरों से मनुष्य का विकास हुआ है लंबे विकास क्रम में। यही प्रजाति पूरी दुनिया में फैली। हमारे देश में करीब 65,000 साल पहले आए। कौन आए? जो अफ्रीका के लोग थे। इस समय में पत्थर ही इनके औजार थे। 65,000 साल पहले हमारे देश में आए। विकास क्रम में सामूहिक रूप से रहना सीखा। ऐसे ही कबीलों का निर्माण हुआ। साथ में ये भी ध्यान रखना कि जब ये आए थे हमारे देश में तो हमारे देश में भी कोई एक प्रजाति थी। उस प्रजाति के साथ इनका टकराव हुआ और फाइनली वो जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई है। और होमो सैपियन जो है वो हमारे देश में आगे के विकास क्रम में बने रहे। अपने कबीलों की बोली स्थापित की। जिस तरीके से कबीले बने, हर कबीले की अपनी बोली, संस्कृति, रीति रिवाज अलग अलग थे। ये कबीले हजारों जनजातियों में बटे हुए थे। इस तरीके से लाखों कबीले बने पूरे दुनिया के अंदर। लगभग 9,000 साल पहले खेती करने की शुरुआत हुई। 9,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। खेती के विकास ने मनुष्यों को नदियों के पास में उपजाऊ जमीन पर बसा दिया। अब देखो ये विकास क्रम में किस तरीके से परिस्थिति बदलती है कि खेती का विकास हुआ। खेती के विकास के कारण से परिस्थिति ऐसी बनी कि मनुष्यों को खेती करने के लिए नदियों के पास में, बस्तियां वैसे ही नदियों के पास ही थी, जो उपजाऊ जमीन थी उस पर मनुष्यों को बसा दिया। 7,000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ सौ व्यक्ति इन बस्तियों में रहा करते थे। 7,000 ईसा पूर्व तक 5 से 10,000 तक पहुंच गए। 3100 ईसा पूर्व तक संगठित रूप से ये बस्तियां बनी। 2700 ईसा पूर्व तक गेहूं की खेती, पालतू जानवर का विकास मिलता है। इस तरीके से साथियों इस विकास क्रम को हमको अच्छी तरीके से समझना है। इसके आगे 2600 से 1900 के बीच में परिपक्व हड़प्पा सभ्यता होती है। हड़प्पा सभ्यता का विकास काफ़ी पहले से हुआ था। जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी उसका समय 2600 से 1900 के बीच में था। इस समय स्थलों का निर्माण हुआ। साझा लिपि, मोहरों, बांटों का प्रयोग दिखता है जो खोजें हुई हैं उसके आधार पर। 1900 से 1300 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है और कुछ लेखक पतन का कारण दीर्घकालीन सूखा बताते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। करीब 1900 से 1500 ईसा पूर्व आर्यों के कबीले आते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरीके के कबीले आए हैं। इसकी विस्तारित जानकारी यदि आप समझना चाहते हैं तो हमारी सुखमय जीवन की किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ही विस्तारित तरीके से इन सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो करीब 1900 से 1500 ईसा पूर्व आर्यों के कबीले आते हैं। आर्य पशुपालन वाले कबीले थे।
इसलिए वो निरंतर भ्रमण करते थे। 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कई साम्राज्य बने। हमारे देश में पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य बना था। इसके पहले कोई साम्राज्य नहीं था। ये भी ध्यान रखना है कि खेती के विकास के बाद राजाशाही व्यवस्था का जन्म हुआ, क्योंकि लोगों ने एक जगह रुक करके खेती करना शुरू किया, फिर अपनी रहने की व्यवस्था बनाई, वहाँ से अलग अलग तरीके के कबीले बने, फिर उसको जन कहते थे, फिर जनपद बने, महाजनपद बने, फिर राज्य बने, फिर राज्य से साम्राज्य बने। तो हमारा जो देश है उसमें मगध साम्राज्य पहला साम्राज्य बना। इसके बाद मौर्य साम्राज्य बना। उसके बाद से शुंग वंश का साम्राज्य आया, गुप्त साम्राज्य आया, हर्षवर्धन का साम्राज्य आया, राजपूताना राजा हुए। इसके बाद से 1205 में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, फिर अंग्रेजों का साम्राज्य आता है। अंग्रेज हमारे देश की राजाशाही व्यवस्था का अंत करके पूरे भारत का एकीकरण करते हैं। इस विकास क्रम में समझना है, खेती के विकास के बाद राजाशाही व्यवस्था शुरू हुई और उसका अंत किसने किया? हमारे देश में अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने राजाशाही व्यवस्था को खत्म किया। इसलिए ध्यान रखना है कि राजाशाही व्यवस्था कैसे पैदा हुई और कैसे इसका अंत हुआ। अब हमारे देश के अंदर 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलती है और फिर पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होती है। पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होती है जो अभी निरंतरित है। इसलिए विकास क्रम में समझना, पहले कबीलाई व्यवस्था थी, फिर राजाशाही व्यवस्था हुई, राजाशाही व्यवस्था का अंत होकर के पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। इस तरीके से विकास क्रम को ध्यान रखना, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारा विकास हुआ है। अब हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख सिद्धांत और उनके अर्थ समझते हैं, क्योंकि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की थ्योरी है उसमें बहुत सारी जानकारी जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें वो शब्द आएंगे। वो शब्दों को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको उसका पूरा अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आए। इसमें पहला है उत्पादकों का इतिहास। उत्पादकों का इतिहास क्या है? नंबर 1, ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास को हासिल करने का सिद्धांत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की थ्योरी क्या है? इतिहास को समझने का सिद्धांत है। हमें इतिहास में राजाओं की जय और विजय का इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास विज्ञान के लिए अति आवश्यक है कि इतिहास में उत्पादन करने वालों, मेहनतकश वर्ग और आम जनता को समर्पित हो, क्योंकि इतिहास में जो उत्पादन शक्तियाँ, जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, उन्हीं ने इतिहास को बदला है। इसलिए राजाओं की जय पराजय की इतिहास जो पढ़ाया जाता है ये ठीक नहीं है। हमें इतिहास विज्ञान को समझना है और उसके हिसाब से उत्पादन शक्तियों और उत्पादन करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने इस इतिहास को आगे बढ़ाया, जिसको हम मेहनतकश वर्ग कहते हैं आज के समय में, इस मेहनतकश वर्ग के इतिहास को हमको अच्छी तरीके से समझना है। यही सही इतिहास है और इन्हीं का इतिहास समाज का मुख्य इतिहास है। इसीलिए इतिहास के नियमों का अध्ययन मनुष्यों के दिमाग में, समाज के मतों व विचारों में नहीं खोजा जाना चाहिए, बल्कि इतिहास में प्रचलित उत्पादन पद्धति में, उस समाज के आर्थिक जीवन में खोजे जाने चाहिए। इतिहास को कहाँ खोजना है? इतिहास की प्रचलित उत्पादन पद्धति शब्द को याद रखना, और उस समय के आर्थिक जीवन किस तरीके का था। उत्पादन पद्धति और आर्थिक जीवन, इन्हीं में दोनों में इतिहास को खोजना चाहिए। तीसरा, इसमें असल में समाज के विकास का इतिहास उत्पादन के विकास का इतिहास है। असल में समाज का इतिहास किसका इतिहास है? उत्पादन के विकास का इतिहास है। शताब्दियों के दौरान एक के बाद एक प्रचलन में आने वाली उत्पादन पद्धतियों का इतिहास है। ये उत्पादन पद्धतियों को आगे हम विस्तार से समझाएंगे। ये इतिहास उत्पादन शक्तियों के विकास
और मनुष्यों के उत्पादन संबंधों का विकास है। उत्पादन शक्तियां कौन है? जो प्रोडक्शन की हैं, जिन्होंने विकास किया है। और उत्पादन संबंध दोनों के बनते हैं समाज के अंदर। तो ये उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों का इतिहास है। इसलिए सामाजिक विकास का इतिहास श्रम करने वाले जन समुदायों का इतिहास है। क्या है ये बात? इसलिए सामाजिक विकास का इतिहास किनका इतिहास है? श्रम करने वाले जन समुदायों का इतिहास है। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना। इसलिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी को उत्पादन के विकास के नियमों और समाज के आर्थिक विकास के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। दूसरा है समाज के जीवन की भौतिक परिस्थितियां। समाज के जीवन की भौतिक परिस्थितियां क्या हैं? इस शब्द को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये बहुत ही मुख्य शब्द हैं जो बहुत जगह इस्तेमाल होंगे। और हमारे जीवन में जब भी हम किसी तरीके से समाज का या कोई कोई विश्लेषण करते हैं, कोई खोज करते हैं, तो उसमें समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों को मुख्य रूप से आंकना होता है। तो समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियां क्या हैं? इसका मतलब है मनुष्य के जीवन में लगने वाली वस्तुएं। मनुष्य के जीवन में जीवन जीने के लिए लगने वाली वस्तुएं हैं जो समाज के जीवन और विकास के लिए अनिवार्य है। जैसे खाना, कपड़ा, घर, ईंधन, जूते, आज बहुत सारी वस्तुएं हमें जरूरत पड़ती है जीवन जीने के लिए। उत्पादन के उपकरण आदि, इनको पाने की स्थिति कैसी है? यही भौतिक परिस्थितियां समाज के रूप में उसके विचारों, मतों, राजनीतिक संस्थानों को निर्धारित करती हैं। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है। समाज की जो भौतिक परिस्थितियां क्या है, वो है मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन जीने में लगने वाली वस्तु। मनुष्य के जीवन जीने में, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो वस्तुएं लगती हैं उसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वो जीवन जीने की वस्तुएं अति आवश्यक हैं। और यही वस्तुएं जो हमें मिलती हैं, जैसे इनका विकास होता है, उसी तरीके से जीवन का विकास होता है। उसी तरीके से जीवन के का विकास आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो है समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियां क्या हैं? जो जीवन जीने में लगने वाली वो भौतिक वस्तुएं, जैसे खाना, कपड़ा, घर, ईंधन, जूते, उपकरण आदि। ये आपको समझ गए होंगे आप कि समाज के लिए समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियां क्या हैं। और यही परिस्थितियां आगे चल के समाज के रूप को, जो भौतिक परिस्थिति समाज के रूप को बदलती हैं, विचारों को बदलती हैं, मतों को बदलती हैं, राजनीतिक संस्थानों को बदलती हैं। आगे हम विस्तार से इसकी बात करेंगे। समाज की उत्पादन शक्तियां और उत्पादन के साधन। उत्पादन शक्तियां, समाज की उत्पादन शक्तियां कौन सी हैं? इसमें 3 तत्वों मिलाकर के उत्पादन शक्तियां बनती हैं। इसमें एक उत्पादन के औजार। उत्पादन के औजार से मतलब है आज के समय में हम टेक्नोलॉजी बात करेंगे। जैसे उस समय भाप का इंजन खोजा गया, सबसे पहले आग की खोज की गई, पहिया खोजा गया, पत्थर के हथियार बनाए गए, उसके बाद से फिर धातुओं की खोज हुई। तो उससे जो उन्होंने लड़ने के लिए अपने औजार बनाए, तो इनको उत्पादन के औजार कहते हैं। आज के समय में हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इसको टेक्नोलॉजी का विकास कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जिन औजारों से उत्पादन होता है, मतलब जो मशीनें हैं आज की तारीख में जिनसे प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम उत्पादन के औजार कहेंगे। उदाहरण के लिए मशीन है। दूसरा, जो इन औजारों को चलाते हैं, जैसे कारखानों में इन मशीनों को कौन चलाता है? मजदूर चलाते हैं, श्रमिक चलाते हैं। तो दूसरा कौन है? इन औजारों को जो चलाते हैं, यानी श्रमिक। तीसरा है जो अपने श्रम अपने अनुभव और श्रम कौशल से भौतिक मूल्यों का उत्पादन जारी रखते हैं, ये इनको उत्पादन शक्तियां कहते हैं। तो ये है उत्पादन शक्तियां। समाज की उत्पादन शक्तियां कौन है? तीन तत्वों से मिलकर के बनती हैं, जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब आगे है कि उत्पादन शक्तियां प्रकृति को अपने तरीके से प्रभावित करती हैं। जैसे जमीन को कृषि योग्य बनाना, ये उदाहरण समझ लेना।
उत्पादन शक्तियाँ कौन है? मेहनत करने वाले लोग, मनुष्य हैं। तो जो मनुष्य अपनी प्रकृति से संघर्ष करता है, अपने जीवन जीने के लिए व्यवस्थाएं जुटाता है, तो जो उत्पादन शक्तियां हैं, ये इन्होंने अलग मतलब प्रकृति को प्रभावित करके अपने जीवन जीने की वस्तुओं को पैदा किया। जैसे सबसे पहले जमीन को कृषि योग्य बनाना, तो किसने बनाया है? उत्पादन शक्तियों ने बनाया। नदियों को रोककर बिजली बनाना, तो बिजली बनाने का काम अभी बाद में हुआ। तो बिजली बनाया कैसे? नदियों के पानी को रोककर। प्रकृति में स्वयं उत्पादक शक्ति नहीं होती है। जैसे प्रकृति के अंदर जैसे पानी बह रहा है, तो बह रहा है, उसमें कोई उत्पादन नहीं है, मगर पानी को रोक करके बिजली बनाई। जमीन पड़ी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, जमीन को समतल करके खेती योग्य करके उसमें खेती करने लगे, तो लोगों को खाने की व्यवस्था होने लगी। मतलब इसमें कहा गया है कि प्रकृति जो है खुद में उत्पादन शक्ति नहीं है, अपने आप प्रकृति उत्पादन शक्ति नहीं बन सकती है। उत्पादन शक्ति प्रकृति जो नेचर का अपना सिस्टम है, पेड़ पौधे पैदा होते हैं, वो अलग बात है। मगर जो मनुष्य के जरूरत के हिसाब से जो चीज़ें पैदा करना चाह रहा मनुष्य, उसमें प्रकृति स्वयं उत्पादक शक्ति नहीं होती। जब मनुष्य प्रकृति से संघर्ष करता है, तभी उत्पादन संभव होता है। इन शब्दों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला साथियों, मनुष्य को उत्पादन के साधन विकसित करने होते। उत्पादन के साधन क्या हैं? जैसे मशीनें, कारखाने, यातायात के साधन, संचार के साधन, ये सारे उत्पादन के साधन हैं। ये ध्यान रखना, उत्पादन के साधन है, इनको कहते हैं। जैसी चीजें श्रम का साधन होती हैं और यही श्रम का साधन होती हैं, इस तरह से मनुष्य उत्पादन के साधन विकसित करता है। तो प्रकृति से संघर्ष करता है, अपने जीवन जीने की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करता है। इस तरीके से मनुष्य जो है उत्पादन के साधन विकसित करता है, जिनको हम आज बहुत सारे साधन हैं जिनको हम अच्छी तरीके से देखते हैं। यही औजार और साधन प्रकृति से समाज के संबंध निर्धारित करते हैं। अब प्रकृति से औजार और साधन प्रकृति से भी संबंध स्थापित करते हैं मनुष्य का, और औजारों से भी संबंध स्थापित करते हैं। तो औजार और साधन प्रकृति से समाज का संबंध स्थापित करते हैं। केवल श्रमजीवी जन ही इनका उपयोग करते हैं। कौन उपयोग करता है इन औजारों का? श्रमजीवी वर्ग, यानी मेहनतकश वर्ग। कोई भी औजार बिना श्रमजीवी जनों से के संचालित नहीं होता। इतिहास में ये बहुत साधारण सी बात है, मगर इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे पूरी चर्चा इसी के बेस होगी। तो औजार बिना श्रमजीवी जनों के संचालित नहीं हो सकता, इसलिए यह श्रमजीवी जन ही उत्पादन शक्ति होती है। तो उत्पादन शक्ति कौन होती है? श्रमजीवी जन। श्रमजीवी जन यानी मेहनतकश वर्ग। आज के तारीख में कह सकते हैं मजदूर, कर्मचारी, किसान, ये सारी कौन लोग हैं? ये उत्पादन शक्ति हैं, उत्पादन शक्ति। यही जन उत्पादन के सृजनकर्ता तथा उत्पादन के साधनों के नियंत्रक हैं। मतलब ये पैदा भी करते हैं, उत्पादन के साधन हैं, औजार हैं, उनका नियंत्रण भी करते हैं। इन उत्पादन शक्तियों में निरंतर विकास होता है, नई तकनीकें आती हैं जिनसे उत्पादन में वृद्धि होती है। किसी नई तकनीकी विकास से ये उत्पादन छलांग लगाकर भी बढ़ सकता है। तो ये उत्पादन का जो चरित्र कैसा है उसके बारे में बताया गया है। आगे आता है उत्पादन पद्धति। उत्पादन पद्धति क्या है? उत्पादन पद्धति में उत्पादन शक्तियां एक पहलू है, दूसरा पहलू उत्पादन संबंध है। भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति से संघर्ष करते, यानी प्रकृति से कच्चा माल लेकर नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस उत्पादन प्रक्रिया में मनुष्यों के उत्पादन संबंध बनते हैं। उत्पादन पद्धति में उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध दोनों शामिल हैं। उत्पादन पद्धति में क्या क्या शामिल? उत्पादन शक्तियां मैं आपको समझा चुका हूं कौन है? मेहनतकश वर्ग। उत्पादन संबंध कौन है? क्या है? जो संबंध समाज के अंदर भी बनते हैं
और उत्पादन शक्तियों का संबंध, जो उत्पादन कराने वाले ताकतें हैं, शक्तियां हैं, उनके साथ भी संबंध बनते हैं। तो उत्पादन शक्तियां, उत्पादन संबंध दोनों किसमें शामिल है? उत्पादन पद्धति में। इस बात को हमको थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब सामाजिक उत्पादन क्या है? जब मनुष्य समाज के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं करता, एक दूसरे से अलग अलग रहकर नहीं करते, बल्कि वह समूहों में, समुदायों के रूप में करता है। इसलिए हर समय और हर परिस्थिति में सामाजिक उत्पादन होता है। ये ध्यान रखना। इतिहास में कोई मनुष्य जो है पूरा समाज मिलके पैदा करता है, जो समाज में जो भी जरूरत की वस्तुएं लगती हैं, वो कोई कुछ चीज़ें पैदा करता है, कोई कुछ चीज़ें पैदा करता है, कोई। अब आज की तारीख में तो आप प्रोडक्शन जो कारखानों में हो रहा है वो एक कारखाने में नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलो, उदाहरण के लिए कार है, तो कार जो बनती है उसका सामान वेंडर की कम से कम 200-400 कंपनियां होती हैं। यानी मिला जुला करके पूरा समाज उत्पादन करता है हर चीज का जो मनुष्यों को लगती है। इसलिए हर परिस्थिति में उत्पादन सामाजिक उत्पादन होता है, मतलब पूरा समाज मिलके उसको उत्पादन करता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? सामाजिक उत्पादन कहते हैं। हर परिस्थिति में जो उत्पादन होता है वो सामाजिक उत्पादन होता है। उत्पादन संबंध, ये भी बहुत शब्द है जिसको ध्यान रखना है। उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्यों के परस्पर उत्पादन संबंध बनते हैं। इसका मतलब यह है कि उत्पादन में मनुष्य एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके ही उत्पादन करते हैं। इसलिए उत्पादन करने के लिए मनुष्य निश्चित संपर्क व संबंध स्थापित करते हैं। इन्हीं संबंधों को उत्पादन संबंध कहते हैं। उत्पादन की पूरी प्रक्रिया हर समय सामाजिक होती है। भौतिक वस्तुओं के निर्माण के समय जो लोग आपस में एक संबंध का निर्माण करते हैं, उत्पादक के रूप में जो संबंध बनते हैं, वह कार्य संबंध तथा उत्पादन तकनीकी संबंध होते हैं। हर उत्पादन इकाई में स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। उत्पादन संबंध के विभिन्न तरीके से जो रूप है उनके बारे में समझा रहे हैं। इसके साथ में सामाजिक उत्पादन संबंध भी स्थापित होता है। पूरा समाज मिलकर के उत्पादन करता है। यह संबंध समाज में उत्पादन के साधनों का वितरण किस प्रकार है? यह संबंध कैसे बनते हैं? समाज में उत्पादन के साधनों का वितरण किस प्रकार का है, यानी उत्पादन के साधनों का मालिक कौन है। जैसे पूंजीवादी समाज में उत्पादन के सारे साधन निजी स्वामित्व में हैं, यानी उत्पादन के जो साधन है उनका मालिक कौन है? पूंजीपति हैं। दूसरा तरफ बहुसंख्यक आबादी अपना मानसिक और शारीरिक श्रम बेचकर अपनी आजीविका अर्जित करती हैं। इस प्रकार से समाज में दो स्पष्ट वर्ग आते हैं। मार्क्स ने एक को बुजुर्गा वर्ग कहा है और दूसरे को सरवारा वर्ग कहा है। तो सामाजिक उत्पादन में आगे चल के दो तरीके के वर्ग पैदा हुए और दोनों वर्ग के अलग अलग तरीके का दोनों का रोल था। और जो बहुसंख्यक थे वो कौन से लोग थे? वो लोग थे जिनको सरवारा कहा गया, जो अपना मानसिक और शारीरिक श्रम बेच करके अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। सरवारा इन्हीं को कहते हैं। सरवारा का अर्थ क्या है अगर पूछेंगे तो जो मानसिक और शारीरिक श्रम बेचकर अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं उन्हीं को सरवारा वर्ग कहते हैं, सरवारा कहते हैं। अब ये सरवारा वर्ग ये कौन है? सरवारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जिसका जीवन यापन पूरी तरह से और केवल अपनी श्रम की बिक्री से ही होता है, जिसकी खुशियां और दुख, जीवन और मृत्यु, जिसका संपूर्ण अस्तित्व श्रम की मांग पर निर्भर है। ये बात अच्छी तरीके से बहुत समझना। सरवारा वर्ग कौन है? ये हमारे दिमाग में एहसास में नहीं है। सरवारा वर्ग पूरी तरीके से अपना जो उसका श्रम है वो उसको बेचता है, यानी मजदूरी करके जो पैसा मिलता है इसको कहते हैं श्रम को बेचना। वो अपना श्रम बेचता है, उसके बदले में पैसा मिलता है। और
जो सर्वहारा वर्ग है उसकी खुशी, दुखी, सब कुछ उसी पर निर्भर रहती है कि उसको कितना पैसा मिला। और दूसरा जो बात है कि उसको जो पैसा कैसे मिलेगा, जब उसकी मांग होगी, श्रम की मांग होगी। जैसे आज की तारीख में अगर बेरोजगारी है, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो श्रम की मांग कम होने की वजह से उनको काम नहीं मिलता है, तो श्रम की मांग पर निर्भर रहता है। यदि श्रम की मांग नहीं है तो वो बहुत ही अमानवीय स्थिति में पहुंच जाता है, उसको भूखे मरने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि श्रम की मांग नहीं होगी तो उसको फिर पैसा, श्रम उसका बिक्री कैसे होगा, और बिक्री नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो उसका जीवन नहीं चलेगा। तो ये सर्वहारा वर्ग का ये जो पूरा जो जो एक समझ है, उसके इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जिसके जीवन यापन पूरी तरीके से केवल अपनी श्रम की बिक्री शब्द को याद रखना से होता है, और इसी से उसकी जीवन में खुशियाँ आती हैं। और उसकी जो श्रम की बिक्री किस बात पर निर्भर है, श्रम की मांग, श्रम की मांग, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, श्रम की मांग पर निर्भर है। जैसे कारखानों में अभी उनकी आज फैक्ट्री बंद है भैया, आज आज प्रोडक्शन नहीं है तो आज वापस जाओ, यानी आज श्रम की जरूरत नहीं है, श्रम की मांग नहीं है। एक महीने में 15 दिन वो पेठे पे जाके खड़ा हुआ तो 15 दिन काम मिला, 15 दिन उसको काम नहीं मिला, बैठा रहा। इसका मतलब क्या है, श्रम की मांग नहीं हुई, कोई श्रम को खरीदने वाला नहीं आया, तो श्रम की मांग पे उसका पूरा जीवन निर्भर है। इस गला काट प्रतियोगिता में मंदी के समय और अधिक से अधिक शोषण कराने के लिए मजबूर होता है। जब मंदी आती है तो उसका जीवन के लिए वो क्या करता है कि मुझे काम मिले, मेरा घर का चूल्हा जले, तो उसके लिए क्या करता है, जितना कम से कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाता है। आज भी बेरोजगारी में भी यही होता है। जब बेरोजगारी ज़्यादा इसलिए पूंजीपति बढ़ाते हैं ताकि उनको सस्ता श्रम मिले। सस्ता श्रम क्यों मिले, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको काम नहीं मिलता है। तो मजबूरी क्यों है, क्योंकि उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन जब तक उसके श्रम की बिक्री नहीं होगी तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए अगर बेरोजगारी होती है तो कम से कम पैसे में भी वो काम करने को मजबूर होता है। सबसे पहला शिकार वही होता है जब कभी मंदी होती है। जब मंदी आती है तो सबसे पहले सरवारा वर्ग ही उसका शिकार होता है। एक शब्द में सरवारा वर्ग 19वीं सदी का कामगार वर्ग है, जो अपना मानसिक और शारीरिक श्रम पूंजीपतियों को बेचता है। मानसिक और शारीरिक श्रम पूंजीपतियों को बेचता है, बदले में कुछ वेतन पाता है, बदले में कुछ वेतन पाता है। इन शब्दों को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। सर्वहारा वर्ग एक शोषित वर्ग है, ये शोषित वर्ग है, और पूंजीपति का अस्तित्व ही उसके शोषण पर टिका है। पूंजीपति जितना उसका शोषण करेगा उतना ज़्यादा उसका मुनाफा बनेगा। इसलिए पूंजीपति सर्वहारा वर्ग का अधिकतम शोषण करता, अधिकतम शोषण जो भी कर सकता है। सर्वहारा वर्ग ही समाजवादी क्रांति का प्रतिनिधि है। सामूहिक एकता और सामूहिक शक्ति ही उसका इकलौता हथियार है। सर्वहारा सामाजिक जो क्रांति, समाजवादी जो क्रांति होगी, वो क्रांति करने का अगुआ, प्रमुख जो होगा वो सर्वहारा वर्ग होगा। सर्वहारा वर्ग ही समाजवादी क्रांति करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। सामूहिक एकता, उसके बाद हथियार क्या है लड़ने का। जैसे हम कहते हैं मेहनत कश के पास, मजदूर कर्मचारियों के पास क्या है लड़ने का हथियार, तो सामूहिक एकता, मतलब सबको मिला के बड़ी एकता कायम करना, और उस एकता से जो शक्ति पैदा होती है उसी से जो सर्वहारा वर्ग पूंजीपति से लड़ता है, और यही उसका एक इकलौता हथियार है लड़ने का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। बुजुर्गा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग कौन है, यह वह वर्ग है जिसके पास पूंजी, जिसका पूंजी पर अधिकार है, जो मुनाफे कमाता है, इसी को पूंजीपति वर्ग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे एक शब्द आएगा वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष जो है बहुत ही प्रमुख शब्द है जिसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। वर्ग ऐसे समूह को कहते हैं जो अपनी आजीविका एक ही ढंग से कमाते हैं। कौन सा वर्ग, वर्ग कैसे डिसाइड होता है,
वो लोग जो अपनी आजीविका या अपनी जीविका, यानी जो अपना जीवन जीने के लिए जो पैसा मिलता है, उस जीविका को एक ही ढंग से कमाते हैं। एक वर्ग के लोग उत्पादन प्रक्रिया में एक जैसी स्थितियों में होते हैं, और दूसरा यह है कि दोनों वर्ग के हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे दो अलग अलग वर्ग हैं तो वर्ग का मतलब क्या होगा, दो अलग अलग वर्ग हैं तो दोनों के वर्ग के हित जो है बिल्कुल विपरीत होंगे। जैसे मजदूर और पूंजीपति वर्ग है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, आगे हम इसके कई उदाहरणों से बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दुनिया का पुरातन इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में शोषित और शोषक वर्गों के बीच संघर्षों का इतिहास रहा है। इसमें जो वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और जिस वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित किया है के बीच के संघर्षों का इतिहास है। ये ध्यान रखना, हमारा दुनिया का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है हमेशा। अभी हम आगे इसको विस्तार से समझाएंगे। इसमें शोषक और शोषित जो दो वर्ग हैं, एक वर्ग है जो शोषण करता है जिसको शोषक कहते हैं, एक वर्ग है जिसका शोषण होता है उसको शोषित कहते हैं। ये दोनों वर्गों के बीच का जो संघर्ष है यही वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये हमको ध्यान रखना है, और इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसमें समझाया गया कि एक वर्ग है जो अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तो स्थापित किसके ऊपर करता है? शोषित वर्ग के ऊपर करता है। और दूसरा वह वर्ग है जिस पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। तो किसके ऊपर स्थापित किया जाता है? शोषित वर्ग के ऊपर शोषक वर्ग स्थापित करता है। तो इन्हीं दोनों वर्गों के बीच में जो संघर्ष हुआ है यही वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इसकी चर्चा आगे विस्तारित हम करेंगे। इस अवस्था में शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष के बाद नई अवस्था का जन्म हुआ है। हर अवस्था में एक शोषक वर्ग पैदा हुआ है, शोषित वर्ग पैदा हुआ है, दोनों के बीच में टकराव हुआ है, और टकराव होने के बाद से फिर एक नई अवस्था का जन्म हुआ है। इसलिए वर्ग संघर्ष ही समाज की विकास की प्रमुख कड़ी है। वर्ग संघर्ष से ही समाज का विकास होता है। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। समाज का प्रमुख तत्व क्या है? वर्ग संघर्ष। यदि वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा तो समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि वर्ग संघर्ष ही समाज के विकास की प्रमुख कड़ी है। आगे वर्ग संघर्ष को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अभी हम इसको थोड़ा वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से समझा रहे हैं ताकि वो सारी चीज़ें आ जाए उसमें। एक राजनीतिक है जिसमें वर्ग संघर्ष है, दूसरा आर्थिक है, और तीसरा वैचारिक है। 3 अलग अलग तरीके के क्षेत्र हैं जिसमें 2 अलग अलग वर्गों की अलग अलग तरीके के, जैसे राजनीतिक में 2 तरीके की राजनीतिक पार्टियां हैं। एक है सरवारा वर्ग की पार्टियां, दूसरा है पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां। 2 वर्ग बिल्कुल स्पष्ट है। आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक तरफ पूंजीपति वर्ग है और दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग है। वैचारिक क्षेत्र में भी देखेंगे आप तो पूरी तरीके से पूंजीपति वर्ग की एक वैचारिक समझ, सिद्धांत जिसके साथ धर्म भी रहता है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। सर्वहारा वर्ग के साथ में भौतिकवादी दर्शन रहता है और इसका भी पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसलिए हम देखेंगे कि इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से 2 तरीके के विचार, 2 तरीके के आर्थिक संसाधन, 2 तरीके की राजनीतिक सत्ताएं होती हैं। ये 3 तरीके के प्रमुख चीज़ें जिनको हम समझ सकते हैं। राजनीतिक संघर्ष ही सबसे मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है, क्योंकि राजनीतिक संघर्ष ही, जो राजनीतिक सत्ता होती है, वही सब कुछ निर्धारित करती है। इसलिए राजनीतिक संघर्ष ही सबसे मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आर्थिक तथा वैचारिक संघर्ष इसी से संचालित होते हैं, राजसत्ता से संचालित होते हैं। राजनीतिक संघर्ष राजसत्ता पर कब्जे के लिए होते हैं।
इसलिए राजनीतिक संघर्ष वर्ग संघर्ष का सबसे उन्नत और विकसित रूप होता है। इसलिए राजनीतिक संघर्ष वर्ग संघर्ष का सबसे उन्नत और विकसित रूप होता है। इन लाइनों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। चौथा, राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य राज सत्ता हासिल करना होता है। राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य राज सत्ता हासिल करना होता है। वर्गीय एकता के आधार पर क्रांति के उद्देश्य से बना संगठन ही कम्युनिस्ट पार्टी होता है। वर्गीय एकता के आधार पर क्रांति के उद्देश्य से बना संगठन ही कम्युनिस्ट पार्टी होता है। और ये पार्टियां सर्वहारा वर्ग के सर्वाधिक उन्नत चेतना वाले हिस्से का संगठित रूप होती हैं। दो चीजें ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। वर्गीय एकता के आधार पर क्रांति के उद्देश्य से बना संगठन ही कम्युनिस्ट पार्टी होता है। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कौन से लोग होते हैं? सर्वहारा वर्ग के जो उन्नत चेतना वाले लोग हैं, सर्वाधिक उन्नत चेतना वाले लोग हैं, वो पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के जो स्ट्रक्चर में जो लोग आते हैं वो कौन लोग होते हैं? सर्वहारा वर्ग के सर्वाधिक उन्नत लोग, चेतना वाले उन्नत लोग, यही कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आते हैं। तो संगठित रूप होती है, जिन्हें वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य से गठित किया जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद अभी हम और अच्छी तरीके से आगे आपको समझाएंगे। एक शब्द आएगा अंतर्विरोध। अंतर्विरोध क्या है? हर इतिहास में, हर अवस्था में जब उत्पादन संबंध बेमेल हो जाते हैं तो उत्पादन शक्तियों के अंदर अंतर्विरोध पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे तीव्र होते हैं। इन्हीं अंतर्विरोध में अगली अवस्था में जाने का बीज बनता है। अभी हम जब व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तब हम अंतर्विरोध के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो इतना समझना काफ़ी है कि उसका ये अर्थ है, अंतर्विरोध का अर्थ है। अंतर्विरोध शब्द बहुत जगह आगे आएगा। जब ये अंतर्विरोध और ज़्यादा तीव्र होता है तो वर्ग संघर्ष भी तीव्र होता है। यही संघर्ष क्रांति के रूप में सामने आकर अगली नई व्यवस्था को जन्म देता है। जैसे गुलामों की व्यवस्था में गुलामों के मालिक और गुलाम दो वर्ग थे। गुलामों के अंदर अंतर्विरोध पैदा हुए और फिर सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। सामंती व्यवस्था में सामंत और किसान दो वर्ग थे। यहाँ किसानों के अंदर अंतर्विरोध पैदा हुए और फिर नई पूंजीवादी अवस्था का जन्म हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था में भी दो नए वर्ग पैदा हुए, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग के अंतर्विरोध से अगली नई अवस्था समाजवाद का जन्म होगा। ये पूरी वैज्ञानिक समझ है, इसको अच्छी तरीके से। अंतर्विरोध उस समय की परिस्थिति को कहते हैं जब जैसे गुलाम और गुलामों की जो व्यवस्था थी, गुलामों के मालिक गुलामों का बहुत दुर्दशा करते थे। इस कारण से गुलाम और गुलामों के मालिकों के बीच में अंतर्विरोध पैदा हुए। यही अंतर्विरोध बाद में विद्रोह में तब्दील हुए। तो ये अंतर्विरोध का शब्द का उपयोग, अंतर्विरोध जो परिस्थिति है उसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और यही अंतर्विरोध एक नई आगे की अवस्था को जन्म देता है। तो जो अभी ऐसे बताया ना, गुलामों की अवस्था में दो वर्ग थे, उसमें किसमें के बीच में अंतर्विरोध हुआ? गुलामों के अंदर अंतर्विरोध पैदा हुआ, गुलामों मालिकों के बीच में, तो फिर विद्रोह हुए, फिर नई अवस्था का जन्म हुआ। इसी तरीके से साथियों, ये अंतर्विरोध शब्द को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तीसरा, यही विकास का नियम है। समाजवाद में उत्पादन के औजारों पर समाज का कब्जा होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, असमानता नहीं होगी, इसलिए कोई संबंध बेमेल नहीं होंगे। इस अवस्था से समाज को साम्यवाद पर ले जाएंगे जो सबसे बेहतर समाज होगा। ये आगे के विकास क्रम को इसमें समझाया है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब साथियों, हम इस चर्चा पे आ गए हैं कि ये जो पूरा विकास क्रम मैंने आपको समझाया है, इस विकास क्रम के आधार पर 5 पड़ाव दिखते हैं। जो हमारा इतिहास है उसमें 5 पड़ाव दिखते हैं। पहला पड़ाव कौन सा है? कबीलाई व्यवस्था। कबीलाई व्यवस्था में क्या थे? पत्थर के औजार थे। जो उत्पादन के औजार क्या थे? पत्थर के औजार।
इसी से जो मनुष्य था वो अपने आप को बचाता था, इसी से शिकार करता था। गुलामों की अवस्था में धातुओं के औजार का विकास हुआ। सामंती व्यवस्था में लोहे के औजारों का विकास हुआ, जिसमें फिर बहुत सारी चीज़ें बने उत्पादन के औजार में, खेती के हल वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ। पूंजीवादी विकास में मशीनों का विकास हुआ। उत्पादन के औजार क्या थे, मशीनें पैदा हो गई हैं। और समाजवादी व्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होंगे वो सामूहिक स्वामित्व होगा। सामाजिक व्यवस्था का मूल तत्व क्या है, सामूहिक स्वामित्व। इस तरीके से 5 तरीके की अवस्था हमको इतिहास में मिलती है। आगे हमको थोड़ा सा ये समझना है कि मानव इतिहास के विकास क्रम का प्रमुख कारक कौन सा है। मानव इतिहास का जो विकास क्रम निरंतर बढ़ रहा है, इसका प्रमुख कारक कौन सा है। वो कौन सा तत्व है जो मानव सभ्यताओं को बदलता है। इस विकास की प्रमुख चालक शक्ति कौन सी है। ये बहुत ही तगड़ा सवाल है जिसको हमको ध्यान रखना है, और इस सवाल का जवाब हर आदमी तलाशता है। मानव इतिहास के विकास क्रम का प्रमुख कारक कौन सा है। प्रमुख कारक कौन सा है जो विकास क्रम है। वो कौन सा तत्व है जो मानव सभ्यताओं को बदलता है। ये बहुत ही प्रमुख बात है। इसको दिमाग में, इसलिए मैं थोड़ा सा 2-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इस विकास की प्रमुख चालक शक्ति कौन सी है। अब एक प्रश्न आता है, मनुष्य के लिए वो कौन सी परिस्थिति है जो मनुष्य को विकास करने के लिए विवश करती है। कौन सी शक्ति है वो, कौन सी परिस्थिति है वो, मनुष्य की कौन सी परिस्थिति, मनुष्य क्यों ऐसा करता है, विकास करता है, वो क्यों विकास करता है भाई। तो कौन सी परिस्थिति है जो मनुष्य को विकास करने के लिए विवश करती है। वो है जीवन जीने की भौतिक परिस्थितियाँ, जो हमने पहले भी समझाया। जीवन जीने की भौतिक परिस्थितियाँ, जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधन जैसे भोजन, कपड़ा, घर, जूते, भूख मिटाने के लिए भोजन, तरह तरह के भोजन। अभी तो बहुत सारी वस्तुएं आ गई। मकान चाहिए, मकान के अंदर दुनिया का सामान चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो जीवन जीने की जो ज़रूरतें हैं बहुत सारी अभी आज पैदा हो गई हैं। मगर प्रमुख ज़रूरत सामान क्या है, भोजन, कपड़ा, घर। क्योंकि भोजन बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। कपड़ा बिना उसका शरीर जो है ढकेगा नहीं, तो वो बीमार होगा, मर जाएगा। भूख मिटाने के लिए जैसे जो भी साधन लगते हैं, वो जो है प्रमुख साधन है जीवन जीने के संसाधनों को जुटाना। तो कौन सी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को विकास करने के लिए विवश करती हैं। वो है भौतिक परिस्थितियां, जैसे भोजन, कपड़ा, जो जीवन जीने के संसाधन हैं उनको क्या कहते हैं, भौतिक परिस्थितियां। तो भौतिक परिस्थितियां क्या है, मनुष्य को विकास करने के लिए विवश करती हैं। समझ में आ गया। ये बहुत ही सिंपल सी बात है जिसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, मगर ये बहुत ही प्रमुख तत्व है। आगे इस पर बहुत सारी चर्चा होगी। वह कौन सी शक्तियाँ जो परिवर्तन करती हैं और समाज को सामाजिक व्यवस्था के रूप में बनाती हैं। वो कौन सी शक्तियाँ, उत्पादन शक्तियाँ। हमने पिछले भी बताया, वो है उत्पादन करने वाली शक्तियाँ, इनको उत्पादन शक्तियाँ कहते हैं। इन वस्तुओं को बनाने में कच्चा माल है, उत्पादन के औजार हैं, श्रम कौशल यानी श्रमिक है। तीनों मिलगा करके समाज के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कच्चा माल हम प्रकृति से लेते हैं। उत्पादन के औजार यानी जो हमारे पास, जैसे टूल बनाते हैं। पुराने ज़माने में जैसे टोकरी बनाते थे, उसको लोहे का एक वो बनाते, जिससे बांस काट के लाते थे। वह पतली पतली चिमटे बनाते थे। तो वो एक जो औजार था उसको उत्पादन का औजार कहेंगे। बाद में उत्पादन के औजार मशीनों को कहा गया। और जो एक श्रमिक है जो अपने कौशल से उसको पूरी तरीके से बनाता है। ये तीनों मिलकर के उत्पादन शक्तियाँ होती हैं, और यही वस्तुओं का निर्माण करते हैं समाज में। यह उत्पादन शक्तियाँ समाज का निर्माण कैसे करती हैं। इसी उत्पादन प्रक्रिया मनुष्यों में उत्पादन संबंध बनते हैं। उत्पादन संबंध, उत्पादन शक्तियाँ, उत्पादन संबंध, ये दो शब्दों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यह उत्पादन संबंध समय में, हर समय में और हर परिस्थिति में सामाजिक होता है। यह उत्पादन, कोई भी उत्पादन जो है हर समय में और हर परिस्थिति में सामाजिक, पूरे समाज मिलकर उसको पैदा करता है। उत्पादन संबंध से मतलब उत्पादक वस्तुओं और मुनाफे से पैदा धन का वितरण कैसे करते हैं।
अब आज की परिस्थिति में हम समझें कि उत्पादन संबंध क्या है, तो उत्पादन वस्तुओं में जो मुनाफा पैदा होता है उसका बंटवारा कैसे, उसका मालिक कौन होता है। जैसे पैदा कौन करता है, उत्पादन शक्तियाँ, और उसका मुनाफे के मालिक कोई और बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और यदि सारी पूरा समाज मिलके पैदा कर रहा है और पूरा समाज मिलके उसका मालिक होगा और पूरा समाज में वो वितरण होगा, तब जो है उत्पादन उत्पादन संबंध सही होंगे। आगे हम और विस्तार से इसको समझाएंगे। सामूहिक उत्पादन और सामूहिक सामूहिक उपभोग में उत्पादन संबंध सही रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सामूहिक उत्पादन होगा और सामूहिक बंटवारा होगा तो उत्पादन सही रहेंगे। सामूहिक उत्पादन होगा, उत्पादन का मालिक कोई व्यक्ति बन जाए तो संबंध बेमेल होने लगेंगे, क्योंकि जो वो मालिक बनेगा वो जो मुनाफा होगा वो हड़पेगा, और जो उत्पादन शक्तियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लूटेगा ताकि उसका और ज़्यादा मुनाफा बन सके। तो इसी कारण से संबंध बेमेल होने लगते हैं। यही उत्पादन संबंध और उत्पादन शक्तियां समाज का निर्माण करती हैं। उत्पादन शक्तियों का विकास का मुख्य आधार क्या है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और ये बात दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेनी है। उत्पादन शक्तियों के औजारों का विकास करते हैं। उत्पादन शक्तियां क्या करते हैं, उत्पादन के औजारों का विकास करते हैं। उत्पादन शक्तियां कौन है, मेहनत कश वर्ग है, श्रमिक है। आज की तारीख में हम कहेंगे कि मजदूर है, कर्मचारी है, जो अपना मानसिक और शारीरिक श्रम बेचते हैं, वो सारे मेहनत कश वर्ग हैं। तो ये उत्पादन के औजारों में विकास करते हैं। यानी जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, आज की तारीख में नई नई टेक्नोलॉजी कौन खोजता है, जो कर्मचारी साइंटिस्ट कौन है, जो मानसिक श्रम बेचते हैं, वो भी सरवारा वर्ग का हिस्सा है। वो खोजें करते हैं। श्रमिक अपने कारखाने में अपनी मशीनों का विकास करता है, नए नए तरीके का उसमें चीज़ें जोड़ता है ताकि उसको काम करने में आसानी हो। यानी उत्पादन शक्तियां ही उत्पादन के औजारों में विकास करती हैं। यही औजार उत्पादन की संख्या और गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। जैसे प्रोडक्शन मशीनें आती हैं आज के दिन, तो मशीनें कौन पैदा कर रहा है, उत्पादन शक्तियां ही पैदा कर रही ना मशीनें। और जो मशीनें, नई मशीन आती है तो वो बहुत सारी उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो उत्पादन का औजार कैसा है उसी से निर्धारित होता है कि उत्पादन की संख्या कैसी होगी और गुणवत्ता कैसी होगी। दोनों निर्धारित उत्पादन के औजार से होती है। आज के हिसाब से उत्पादन के औजारों का मतलब है टेक्नोलॉजी से है, मशीनों से है। ये औजारों का के विकास पूरी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विचारों, राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तन लाते हैं। ये औजार विकास की पूरी, ये औजारों का जो विकास है, यही विकास पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदलता है। इसी विकास से सामाजिक विचार बदलते हैं, इसी विकास से राजनीतिक सत्ताएं बदलती हैं। यानी उत्पादन के जो औजार हैं उनके विकास से बाकी सब चीज़ें परिवर्तित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था भी बदलती हैं, सामाजिक विचार भी बदलते हैं और राज सत्ताएं भी बदलती हैं। इसका मुख्य कारक क्या है, उत्पादन के औजार। उत्पादन के औजार, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना, उत्पादन के औजार। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, सबसे पहले पहिए का विकास हुआ। जब भी पहिए का विकास हुआ होगा तब से सामाजिक परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। यानी लोग अलग तरीके की व्यवस्था का जन्म हुआ। जो 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 कबीलाई व्यवस्था थी उस समय जब ये पहिए का आविष्कार हुआ तो कबीले मूव होने लगे। मतलब लोग बहुत सारा अपना सामान आमान रख के बैलगाड़ी बनी और उसमें सामान रख के पूरे कबीले के कबीले मूव होते थे। अलग तरीके की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का पैदा हुआ। उसके तरीके से आप देखोगे जैसे खेती का विकास हुआ, खेती के विकास के बाद एक अलग तरीके का समाज बना, राजाशाही व्यवस्था का जन्म हुआ। अलग तरीके का फिर समाज बना, राजाशाही व्यवस्था में अलग तरीके का समाज बना। फिर यानी नई तरीके की राजसत्ता पैदा, कबीलाई व्यवस्था से राजाशाही व्यवस्था आ गई। आप एक बारूद के उदाहरण से समझ सकते हो। युद्ध करने के तरीके पहले क्या थे, पहले लोग ऐसे ही लड़ते थे, पत्थर के औजार थे।
फिर बाद में जो है भाले बर्छे जैसे लोहे का विकास हुआ, तो ये सारे तलवारें भाले बर्छे सारी चीजें बनी। उसके बाद से अभी तक हम देखते हैं। और बारूद का जैसी विकास हुआ, जैसे हमारे देश में बाबर आया था। बाबर क्यों जीता? जबकि बाबर से इब्राहिम लोदी था उस समय दिल्ली की सल्तनत में। तो इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से बहुत बड़ी थी, मगर बाबर जीतता गया। तो बाबर के पास ऐसा क्या था कि वो जीतता गया? बाबर एक पहला विदेशी शासक था जो आया था, उसके पास बारूद थी, वो तोपें थी। बारूद और तोपों तोपें उस समय हमारे देश में इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी, और ना किसी राजाओं के पास थी। तो जब युद्ध होता था, हाथी घोड़े ये सब जाते थे। उसका जो ट्रैक्टर से था कि वो बहुत सारी गड्ढा करता था चारों तरफ, और उसको बंद कर देता था। हाथी जैसी या घोड़े आते थे, उसमें गिरते थे, और उसके बाद से वो तोपें जैसी चलाता था, तो उसकी आवाज़ से हाथी अंडमान होकर के दौड़ लगाते थे जो जानवर हैं। तो वो जो है फिर वो हमला करके उसको मार देता था। तो बारूद के विकास ने पूरी तरीके से मतलब युद्ध के तरीकों को बदल दिया बाबर हमारे देश में। उसके बाद से साथियों फिर बंदूकों का विकास हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय देखोगे राइफलें आई थी। तो राइफलें जिनके पास थी, जैसे अंग्रेजों के पास क्या थी, नए तरीके के औजार थे। बारूद के बाद, तोपों के बाद उनके पास राइफलें थी। जब हमारे देश में हुआ है तो राइफलें हमारे देश में नहीं थी। तो उन्होंने, क्योंकि उन्नत टेक्नोलॉजी के उनके पास हथियार थे, इसलिए उन्होंने उन हथियारों से हमारे देश पर कब्जा किया। अभी हम देखते हैं कि फिर फाइटर प्लेन, मिसाइल, ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे अमेरिका के पास परमाणु बम आ गए हैं। तो ये घातक हथियार जिनके पास हैं, वो देश को, वो दुनिया को डराते हैं, दुनिया के ऊपर प्रभुत्व कायम करते हैं। तो आप देखो कि बारूद की खोज, इस विकास क्रम को आप समझोगे तो पहले जब बारूद नहीं था, उसके बाद से बारूद आया। बारूद के बाद से फिर बहुत सारी नई तकनीक आई, जैसे मोबाइल और इंटरनेट। मोबाइल और इंटरनेट आने के बाद से पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर ही बदल गया। सामाजिक व्यवस्थाएं भी बदली, राजसत्ताएं भी बदली, युद्ध करने के तरीके भी बदले। अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, इसमें आप देखो किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो उत्पादन के औजार हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी का विकास ही तय करता है कि सामाजिक संस्थाएं कैसी होंगी, सामाजिक विचार कैसे होंगे, राजसत्ताएं कैसी होंगी। यही राजसत्ताओं में परिवर्तन करते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी विस्तार से समझाने की कोशिश की है। उत्पादन के औजार, टेक्नोलॉजी से मतलब, जैसे जब इंजन आया तो प्रोडक्शन अलग तरीके का हो गया। और जब इंजन आया तो उसने पुराने तरीके के जो हथकरघे थे, जो हाथ से उत्पादन करते थे, उन सबको नष्ट कर दिया। जब नए औजार पैदा होते हैं तो पुराने औजारों को भी वो नष्ट कर देते हैं। तो पुराने तरीके की सारी टेक्नोलॉजी, सारी व्यवस्था नष्ट हो गई। सारा उत्पादन फिर कारखानों में होने लगा। भाप के इंजन बने, फिर उसके बाद से डीजल के इंजन बने, फिर बिजली की खोज हुई। ये तो सारे हर चीज़, जैसे बिजली आने के बाद पूरा दुनिया में अलग तरीके का विकास हो गया, अलग तरीके की सामाजिक व्यवस्था बन गई। हम घर में पहले इतने सारे, बिजली आने के बाद सारे साधन इस्तेमाल करते, पहले कुछ भी नहीं था। तो उस समय का समाज अलग तरीके का था। बिजली आने के बाद समाज अलग तरीके का हो गया। तो इस तरीके से समझना साथियों, समाज के अंदर बदलाव का मुख्य कारक क्या है? उत्पादन के औजार। उत्पादन के औजार, इस बात को अच्छी तरीके से हमारे साथियों को ध्यान रखना है, ताकि आगे जब हम चर्चा करेंगे तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमारे साथी समझ सकें। पांचवा प्रश्न क्या है? उत्पादन का विकास, उत्पादन के औजारों का विकास, उत्पादन के संबंधों का विकास कैसे होता है? उत्पादन का विकास हमेशा आगे की ओर होता है, यानी प्रोडक्शन में और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। उत्पादन के औजार, जो औजारों का विकास भी निरंतर आगे की ओर होता है। टेक्नोलॉजी और अच्छी होगी, फिर और अच्छी होगी, फिर और अच्छी होगी, मतलब पीछे की तरफ नहीं। तो विकास हमेशा आगे की तरफ जाता है। उत्पादन का विकास आगे की तरफ जाता है, औजारों का विकास आगे की तरफ जाता है, समाज का विकास आगे की तरफ जाता है। हर परिस्थिति में नए नए औजारों का विकास होता है। यही औजारों का विकास ही उत्पादन के विकास को बढ़ाता है। नए नए औजारों की खोज नई नई वस्तुओं का निर्माण करती हैं। यही नई नई वस्तुएं मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति को बदलते हैं।
ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैंने आपको सुनाई। जब उत्पादन सामूहिक होता है तो उसका वितरण सामूहिक नहीं होता है, तो उत्पादन बेमेल हो जाते हैं। उत्पादन सामूहिक होता है और वितरण सामूहिक नहीं होता। इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। ये मार्क्स की थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है कि उत्पादन यदि सामाजिक है, सामूहिक उत्पादन हो रहा है, तो उसका वितरण भी सामूहिक होना है, यानी उसका मालिक पूरा समाज होना है। यदि पूरा समाज मिलके कोई वस्तुएं पैदा कर रहा है तो उसका मालिक पूरा समाज होगा, उन वस्तुओं का वितरण पूरे समाज को होगा, तो उत्पादन संबंध बेमेल नहीं हो जाते होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बेमेल हो जाते हैं। उत्पादन संबंध बेमेल होते ही उत्पादन के औजारों के मालिक और औजारों को चलाने वाले मेहनतकशों के बीच में टकराव की अवस्था आ जाती है। औजारों के मालिक कौन है? पूंजीपति। आज की तारीख में औजारों को चलाने वाले कौन है? मेहनतकश वर्ग। जब संबंध बेमेल होते हैं तो मेहनतकश वर्ग में और पूंजीपतियों के बीच में टकराव पैदा हो जाता है या आर्थिक संकट आ जाता है, क्योंकि मालिक क्या है? समाज के जो मेहनतकश वर्ग है वो उपभोक्ता भी है ना। जब उसका शोषण करते करते उसको ऐसी स्थिति में ला देता है, उसकी खरीदने की क्षमता ही बाजार में खत्म हो जाती है, तो फिर मालिक जो पैदा करता है उसको खरीदने वाले भी नहीं मिलते हैं। तो क्या होता है? पैदा कर देता है मगर खरीदने वाले नहीं होते, तो आर्थिक संकट आ जाता है। यही टकराव नई अवस्था को जन्म देता है। जब ये परिस्थिति बनती है तब एक अलग तरीके के इसी मेहनत, जैसे अभी मेहनतकश वर्ग और पूंजीपति के टकराव से नई तरीके की अवस्था पैदा हुई। गुलामों और गुलामों के जो मालिक थे उनके टकराव से सामंतवाद पैदा हुआ। सामंतवाद में किसानों और सामंतों के टकराव से पूंजीवादी व्यवस्था पैदा हुई। तो जो टकराव होते हैं, इसी टकराव से नई व्यवस्था का जन्म होता है और इस टकराव के समय में क्रांति होती है। जैसे गुलामों ने विद्रोह किया तो तब जाके सामंती व्यवस्था पैदा हुई, तो क्रांति होती है और ये क्रांति जो है नई व्यवस्था को पैदा करने का काम करती है, दाई का काम करती है। क्रांति जो है दाई का काम करती है। जैसे जब सामंतों और किसानों ने विद्रोह किया तो फिर क्या होगा? नई पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होगा। नई पूंजीवादी व्यवस्था में मेहनतकश वर्ग और पूंजीपति वर्ग का टकराव होगा तो नई समाजवादी व्यवस्था पैदा होगी। तो इसमें मार्क्स ने समझा कि क्रांति होती है। जो क्रांति होती है, जब व्यवस्था परिवर्तन होता है तब टकराव होता है, इसी टकराव को क्रांति कहते हैं। और ये क्रांति जो है नई अवस्था को पैदा करने में दाई का काम करती है। दाई कौन है? जो बच्चा पैदा करने वाली अम्मा, जो पहले पुराने जमाने में गांव में होती थी। आगे उत्पादन के औजारों से समाज का संबंध क्या है? यदि औजारों का मालिक पूरा समाज होगा तो उत्पादन शक्तियों के अलग तरीके के उत्पादन संबंध बनेंगे, यानी अलग तरीके की सामाजिक व्यवस्था बनेगी। सामाजिक व्यवस्था आप समझ लेना। औजारों का मालिक पूरा समाज होगा, उत्पादन शक्तियों के अलग संबंध, अलग तरीके के उत्पादन संबंध बनेंगे, अलग तरीके की सामाजिक व्यवस्था बनेगी। यदि औजारों का मालिक कोई निजी व्यक्ति है, जैसे औजारों का मालिक अभी पूंजीपति है, उत्पादन शक्तियों के उत्पादन संबंध अलग बनेंगे, यानी सामाजिक व्यवस्था भी अलग बनेगी। इसलिए उत्पादन के औजारों का मालिक कौन है, इसी से सुनिश्चित होता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। उत्पादन करने वाले ही नई नई तकनीकों तरीकों का विकास करते हैं, नई नई मशीनों का विकास करते हैं। इसलिए सामाजिक विकास को उत्पादन शक्तियां और उत्पादन के औजार ही गति देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसके बारे में मैं पीछे काफ़ी समझा चुका हूँ। इसी विकास क्रम के सिद्धांत से मानव इतिहास के विकास को समझते हैं। अब साथियों, ये मुख्य चर्चा हम यहाँ शुरू कर रहे हैं और अब इस चर्चा हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया है। इससे हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और ये जो आगे इस जो मानव विकास के सिद्धांत से मानव इतिहास के विकास को कैसे हुआ, इस पूरे सिद्धांत को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से सुन सको साथियों। तो आप इन सारे वीडियो और हमारी प्ले लिस्ट में बहुत सारे फोल्डर हैं साथियों,
उसमें अलग अलग तरीके के कई जानकारी के बहुत सारे वीडियो हैं जिनको आप अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट पर ज़रूर विजिट करें। उसमें एक विचार मंच का फोल्डर है, उसमें बहुत सारी वीडियो, उनको ज़रूर सुने। बहुत डीपली हमने सब चीज़ें समझाई हैं। एक इतिहास को यदि समझना चाहते हो तो एक फिलॉसफी का फोल्डर है जो ऋग्वैदिक काल से शुरू है और विकास क्रम में सीधे सीधे क्रम में अभी तक का इतिहास उसके अंदर है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में बात खत्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।